आज की कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम सामाजिक अनुसंधान में आगमन और निगमन विधि इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आगमन और निगमन विधि क्या है? समाजशास्त्र में या शिक्षा शास्त्र में इस विधि का उपयोग किया जाता है और इसके साथ ही साथ कई ऐसी विधियां हैं जिनमें यह प्रयोग होता है। आगमन पद्धति है क्या? इसको हम अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड्स और डिडक्टिव मेथड्स कहते हैं। ये दोनों चीजें हैं, इंडक्टिव मेथड्स और डिडक्टिव मेथड्स। वास्तव में आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। विशेष तथ्यों एवं घटनाओं का निरीक्षण और विश्लेषण, तो इसमें घटनाओं का निरीक्षण और विश्लेषण दोनों महत्वपूर्ण हैं। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर इस शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो तीन चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी है इसमें: ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से मूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। तो आगमन को साधारणतया कई तथ्यों के अवलोकन करने के पश्चात साधारणीकरण के आधार पर परिभाषित किया जाता है। कभी कभी आपको जब आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे या नेट का एग्जाम देंगे तो उसमें इस विधि के बारे में पूछते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल है। तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे। जैसे रमेश मरणशील है, ये हम जानते हैं, ज्ञात है। मोहन मरणशील है, ये भी ज्ञात है। रमेश और मोहन दोनों मनुष्य हैं, ये भी ज्ञात है। अतः मनुष्य मरणशील है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, माने रमेश मरणशील है, मोहन मरणशील है और रमेश और मोहन दोनों मनुष्य हैं, अतः मनुष्य मरणशील है। तो ये हमें जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर इस विधि में प्रयोग किया जाता है। आगमन का अर्थ है अनुभवों के आधार पर सामान्यीकरण, अर्थात कुछ अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को सबके लिए सत्य मानना। इस पद्धति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता तथ्यों का एक समुच्चय एकत्रित कर लेता है और इनमें पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर एक नियम बना लेता है। जैसा आपको बताया कि यह अध्ययन विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, के सिद्धांत पर आधारित है। अनुभव व प्रयोग के आधार पर इस सामान्य सिद्धांत को जांचा जाता है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपको सामने बताता हूं कि यदि पेट दर्द किसी रोगी को दवा दी जाए तो वह ठीक हो जाए। पेट दर्द के किसी रोगी को दवा दी जाए तो वह ठीक हो जाए, और इसी प्रकार पेट दर्द के बहुत से रोगी उस दवा से ठीक हो जाए तो हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि यह पेट दर्द रोग की दवा है। तो जो हमें अज्ञात है, दवा ज्ञात है, लेकिन ये पेट सभी रोगियों पर यह कारगर होगी, यह अज्ञात है। तो एक हम सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते हैं और हमारा यह निष्कर्ष अनुभव के आधार पर या आगमन द्वारा निकाला हुआ कहा जाएगा।
आगमन से आगमन में यदि आधार वाक्य सही हो तब भी निष्कर्ष सत्य होना आवश्यक नहीं है, केवल उसकी सत्यता जाननी होती है। कुछ दृष्टांतों पर निकाले हुए निष्कर्षों के लिए हम निश्चय के साथ नहीं कह सकते कि वह सदा सत्य होगा। तो आगमन द्वारा ढूंढी हुई पेट दर्द के किसी रोगी को ठीक न कर सके, तो इस प्रकार आगमन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का सत्य होना पूर्णतया निश्चित नहीं है। फिर भी आगमन हमें सत्य तक पहुंचने में सहायता करता है। एक मेथड्स है जो हमें सत्य तक पहुंचाता है। इस विधि का प्रयोग इंडक्टिव और डिडक्टिव, इस दोनों विधि का प्रयोग अरस्तु ने किया था। जो महान विचारक थे उन्होंने अरस्तु ने किया था। अनुभव द्वारा अनुमान के आधार पर निष्कर्ष निकालना ही आगमन कहलाता है। उदाहरण, एक छोटा सा और उदाहरण आपको बताता हूं कि एक आदमी को हरा और कठोर अमरूद खाने को दिया गया, जो खाने पर उसे खट्टा लगा। दूसरा अमरूद खाने को दिया गया तो वह खट्टा तथा कठोर लगा। अतः वह इन अनुभवों से एक सामान्य निष्कर्ष निकाल लेता है कि हरा व कठोर अमरूद खट्टा होता है। इस प्रकार उस व्यक्ति ने आगमन पद्धति को अपनाया। लेकिन यह भी संभव है कि यह निष्कर्ष पूरी तरह से सत्य न हो। यह हो सकता है कि कोई कोई हरे व कठोर अमरूद भी खट्टे न हो। किंतु जब हम ऐसा पाते हैं तो हम अपने पिछले निष्कर्ष में कुछ परिवर्तन करके उसे सत्य के अधिक निकट के ले जाते हैं। जैसे हम नया निष्कर्ष निकालते हैं कि अमरूद दो प्रकार के होते हैं, जो हरे व कठोर होने पर खट्टे होते हैं और वे जो खट्टे नहीं होते। तो इसी को हम अनुभव शासित पद्धति कहते हैं और इसी इंपीरिकल मेथड्स में आगमन का संचार होता है। इस पद्धति के आगमन पद्धति के कुछ गुण हैं। जैसे इस पद्धति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण पर आधारित होते हैं। हम जो घटनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं वही चीजों को जो है हम इसमें प्रयोग करेंगे। अगर हमने अमरूद नहीं देखा, हमने दवा नहीं देखी, तो हम अनुमान नहीं लगाएंगे, हमने उसका प्रयोग किया। अतः ये निष्कर्ष वास्तविकता के निकट होते हैं। इस पद्धति की सहायता से समयानुसार बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। जो भी नए तथ्य या घटनाएं सामने आती हैं उनके अनुसार निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः इस पद्धति का दृष्टिकोण अधिक गतिशील होता है। तो आगमन, यह हम मान सकते हैं कि आगमन पद्धति का जो दृष्टिकोण है वो अत्यधिक गतिशील है। इस पद्धति के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को समयानुसार बदलते हुए तथ्यों द्वारा जांचा जा सकता है। अतः जब भी जरूरत हो तो इस पद्धति के निष्कर्षों की पुनः परीक्षा संभव है। तो मैंने रीटेस्टिंग की पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा इसमें दिखाई देती है। उदाहरण के लिए रामायण या महाभारत काल में मानव मरणशील था। अतः हजारों वर्ष बीतने के बाद भी आप यह जांच कर सकते हैं कि आज भी मनुष्य मरणशील है। जैसा आपको एक एग्जाम्पल बताया कि रमेश मनुष्य है, रमेश मरणशील है, मोहन मरणशील है। रमेश और मोहन दोनों मनुष्य हैं, अतः मनुष्य मरणशील है। ये जो हजारों वर्ष का पुराना है कि पहले भी मनुष्य मरणशील था तो आज भी मरणशील है। तो मनुष्य मरणशील है या अन्य कोई परिवर्तन आ गया है, अर्थात मानव अमर तो नहीं हो गया है।
इसका पता लगाने की, सत्यता का लगाने के लिए भी हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं। इस पद्धति द्वारा निगमन पद्धति से निकाले गए निष्कर्षों को जांचा जा सकता है तथा निष्कर्षों में कहीं सुधार की जरूरत हो तो सुधार भी किया जा सकता है। अतः यह पद्धति निगमन पद्धति की विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। पूरक जिसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री मेथड्स, पूरक विधि, कंप्लीमेंट्री मेथड्स। आगमन पद्धति, तो ये कुछ गुण हैं आगमन पद्धति के जिनको हम समझ सकते हैं। अर्थात हम इसकी विशेषताओं को अगर देखें तो उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। वास्तव में ये विधि समाजशास्त्र में, समाज विज्ञान में एक थकान वाली शिक्षण विधि माना जाता है क्योंकि इसमें इसकी जो प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी होती है। तो इसे जो है हम समाजशास्त्र में थकान वाली विधि इसको कहते हैं। इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे एक दोष हम ये भी कह सकते हैं कि इस पद्धति का यह दोष है कि क्षेत्र सीमित होने की दशा में या थोड़े से आंकड़ों के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों को गलत होने की संभावना अधिक रहती है। इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होती है या जो इसमें हम आंकड़े निकालते हैं वो बहुत ही सीमित होता है और उन सारे आंकड़ों को हम बहुत सारे लोगों पर प्रयोग करें या बहुत सारे लोगों के लिए मान लें, ये थोड़ा सा गलत होता है। दूसरा दोष इसमें क्या है कि इस पद्धति का प्रयोग सरल नहीं है। विशिष्ट घटनाओं के अनुक्रम, विशिष्ट घटनाओं का अनुक्रम सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं को ढूंढ निकालना तथा उनका वैज्ञानिक निरीक्षण करना काफी जटिल तथा कठिन कार्य है। अतः इस पद्धति का प्रयोग करने से पहले शोधकर्ता को आवश्यक प्रशिक्षण की जरूरत होती है। अगर वो इस विधि का उपयोग कर रहे हैं तो जब तक उनको पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो उसमें फिर कहीं ना कहीं गलतियां आ ही जाएंगी। और तीसरा दोष यह भी हो सकता है कि इस पद्धति द्वारा आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और यदि शोधकर्ता आंकड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार बदलकर प्रयोग करे तो पक्षपातपूर्ण निष्कर्षों की संभावना बनी रहती है। इस पद्धति में दो बातों को साथ देखा जाता है। उनमें से एक को कारण और दूसरे को परिणाम मान लिया जाता है आगमन विधि में। उदाहरण आप ले लीजिए, उदाहरण के ले लीजिए कि रीवा जिले के एक गांव में वर्षा की कमी, वहां गेहूं की फसल के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र मान लिया जाता है, पर यह कार्य कारण संबंध स्थायी होगा, यह मान लेना गलत होगा क्योंकि सिंचाई के दूसरे साधन भी हैं। नलकूप है, नहर है, नदी है, तालाब है, इनके द्वारा उस क्षेत्र में गेहूं उत्पादन संभव हो पाए। तो कुछ दशाओं में दो चीजें एक साथ देखकर उनके कार्य कारण और परिणाम को पूर्ण रूप से सही मान लेना सांख्यिकी अनुसंधान का सबसे बड़ा भ्रम होता है। तो ये जो आगमन पद्धति है, जैसे इसमें द कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आगमन का अर्थ बताते हुए लिखा था कि यह सामान्य कथन को सिद्ध करने के लिए तथ्यों का प्रस्तुतिकरण अथवा विशेष उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालने की विधि है। और पीवी यंग जो सामाजिक अनुसंधान में एक बहुत बड़ा नाम आता है पीवी यंग का, वो कहते हैं कि
इसे वास्तविक मामले के आधार पर निष्कर्ष निकालने की पद्धति मानते हैं। अब इसके विपरीत अगर हम निगमन पद्धति को देखें कि निगमन पद्धति क्या है, डिडक्शन मेथड्स। डिडक्शन मेथड्स क्या है, ये भी हमें देखना है। हमने आगमन देख लिया, अब हमें डिडक्शन मेथड या निगमन पद्धति को देखना है। निगमन पद्धति, इसके भी प्रतिपादक अरस्तु हैं, और निगमन पद्धति की जो विशेषता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, उसमें क्या था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगमन में था, विशिष्ट से सामान्य की ओर, लेकिन निगमन में सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, और अमूर्त से मूर्त की ओर। आगमन में ठीक इसके विपरीत था कि मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इस विधि में पाठचर्या का क्रम सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का क्रम अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, और निगम आगमन में क्या होता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल, मनुष्य मरणशील है, उसमें यह मनुष्य मरणशील सबसे लास्ट में आया था कि रमेश मनुष्य है, मोहन मनुष्य है, मनुष्य मरणशील, रमेश और मोहन दोनों मनुष्य हैं, अतः मनुष्य मरणशील है। अब इसमें क्या आएगा कि मनुष्य मरणशील है पहले से, मोहन मनुष्य है, अतः मनुष्य मरणशील है, अतः मोहन मरणशील। तो निगमन पद्धति, इस पद्धति में किसी सिद्धांत अर्थात कहे गए आधार वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और यह विधि सामान्य से विशेष, जनरल टू पर्टिकुलर के सिद्धांत पर आधारित है। निगमन उस प्रकार के तर्क को निष्कर्ष भी अवश्य सिद्ध होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए कि जैसे क ख से बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, क ख से बड़ा है, ख ग से बड़ा है। यदि ये दोनों आधार वाक्य सत्य हो तो यह निष्कर्ष अवश्य सत्य होगा कि क ग से बड़ा है। अंतिम क्या है, ग है, यानी क ख से बड़ा है और ख ग से बड़ा है। तो अगर ये दोनों चीजें सही हैं तो क्या होगा, क ग से बड़ा है, क्योंकि ग जो है अंतिम है। तो निगमन का एक और उदाहरण ले लीजिए, जिसे एक न्याय वाक्य कहा जाता है। जैसे आपको बताया था अभी कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, कृपाचार्य एक मनुष्य हैं, इसीलिए कृपाचार्य मरणशील है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि यदि पहले वाक्य सत्य हैं तो अंतिम वाक्य भी सत्य होगा। इसका जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहला वाक्य अगर सत्य होगा, क ख से बड़ा है, सत्य है, ख ग से बड़ा है, ये भी सत्य है, तो फिर क्या हो जाएगा, क ग से बड़ा है। गणित की प्रणाली निगमन को ठीक से समझने का अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के लिए ज्यामिति में प्रमेय आप पढ़े होंगे, जो गणित पढ़े होंगे, किस प्रकार बनते हैं और हम सब कुछ स्वयं सिद्ध मान लेते हैं, उनसे निष्कर्ष निकालने चले जाते हैं।
तो इसका जो है गणित, निगमन विधि का गणित में ज्यादा प्रयोग होता है। धर्म और दर्शन में भी इस प्रकार के तर्क का उपयोग होता है, निगमन को। यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा, होता नहीं होता। यदि हम जानते हैं कि प्राणी केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं, तो हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि जो अच्छा करता है उसका परिणाम अच्छा होता है, और जो बुरा कर्म करता है उसका परिणाम बुरा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह कहा है ना, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। आप लोग फिल्मों में एक गाना भी सुनते होंगे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ये गीता में जो कर्म के सिद्धांत बताए जाते हैं, एक बहुत ही बड़ी फिलॉसफिकल है, बहुत ही दार्शनिक उपागम से अगर हम इसको जोड़े तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी। एक एक श्लोक में जीवन का और समाज का बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। विज्ञान में भी निगमन का प्रयोग होता है, किंतु विज्ञान में निगमन के साथ तर्क की दूसरी प्रणाली आगमन का प्रयोग भी आवश्यक है। तो अरस्तु ने कहा था कि विज्ञान के आधार पर वाक्य स्वयं सिद्ध नहीं होते, वरन आगमन द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः आगमन व निगमन के संयुक्त प्रयोग से विज्ञान बनता है। यह अरस्तु का कथन था। अब निगमन पद्धति के क्या गुण होते हैं, कुछ गुण, इनको हम इनकी विशेषताओं या इनको गुणों को भी समझ सकते हैं। तो पहली तो विशेषता होती है सरलता, सिंप्लिसिटी, बहुत ही सरल होता है। निगमन पद्धति बहुत सरल है। इसके अंतर्गत आंकड़ों को एकत्रित एवं विश्लेषित करने के लिए कठिनाई महसूस नहीं होती और जटिल कार्य नहीं करने पड़ते। इस पद्धति में स्वयं सिद्ध आधार वाक्य की सहायता से विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं और इसमें क्लैरिटी होती है। इस निगमन पद्धति की जो दूसरी विशेषता है कि क्लैरिटी, स्पष्टता। इस पद्धति का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण है कि यदि स्वयं सिद्ध या आधार वाक्य ठीक हो, एक्सियोमस, यह आधार वाक्य ठीक हो, तो इसके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भी स्पष्ट होते हैं। इसमें आई हुई त्रुटियों को तर्क की सहायता से दूर किया जा सकता है। और एक और गुण इसमें निगमन में आता है, निश्चितता तथा सार्वभौमिकता। इस पद्धति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष एवं नियम निश्चित तथा सार्वभौमिक होते हैं। ये नियम तथा निष्कर्ष हर समय तथा पूरे संसार में लागू होते हैं। उदाहरण के लिए सभी मनुष्य मरणशील हैं। भीष्म एक मनुष्य है, इसलिए भीष्म का मरना निश्चित है। तो एक तो हमने सामान्य नियम बना लिया, और जो सबसे बड़ी विशेषता इसकी होती है इसमें कि इम्पार्शियलिटी, इसमें निष्पक्षता होती है। इस पद्धति में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। इसके अंतर्गत निष्कर्षों को तर्क के आधार पर परखा जाता है। सामान्य सत्य के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, अतः शोधकर्ता अपने स्वयं के विचारों से या पक्षपातपूर्ण तरीके से निष्कर्षों को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन इन गुणों के साथ साथ इसको कुछ दोष भी है। वास्तव में दोष क्या है, कुछ अवगुण भी हैं, ऐसा नहीं है। इस पद्धति द्वारा निकाले गए निष्कर्ष जिन मान्यताओं पर आधारित होते हैं वे सदा सत्य नहीं होते या सत्य के नजदीक होते हैं। इसलिए ये निष्कर्ष वैज्ञानिक या यथार्थ आधारित न होकर के बौद्धिक आधार पर निकाले जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आगमन और निगमन में साइंटिफिक अप्रोच को कम देखा जाता है। ये इंटेलेक्चुअल अप्रोच को, बौद्धिक उपागम इसमें ज्यादा समाहित है।
और निगमन पद्धति का एक जो सबसे बड़ा अवगुण यह है कि इस पद्धति द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे सार्वभौमिक नहीं होते, यूनिवर्सल नहीं होते। उदाहरण, सामाजिक दशाएं प्रत्येक देश, प्रदेश, समाज तथा समय में एक समान नहीं होती। इसलिए तर्क द्वारा निकाले गए निष्कर्षों को प्रत्येक देश, समाज व समय पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। लर्नर कहते हैं, प्रोफेसर एपी लर्नर, उन्होंने निगमनात्मक को एक आराम कुर्सी विश्लेषण कहा है, डिडक्टिव आराम चेयर एनालिसिस। वो मानते कि ये आराम कुर्सी विश्लेषण है, ये सार्वभौमिक नहीं हो सकता। तो आगमन तथा निगमन दोनों ही निष्कर्ष निकालने की पद्धतियां हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आगमन तथा निगमन दोनों ही निष्कर्ष निकालने की पद्धतियां हैं। दोनों में मुख्य अंतर यह है कि निगमन के निष्कर्ष आधार वाक्यों के सत्य होने पर अवश्य सत्य होते हैं, किंतु आगमन के निष्कर्ष सत्य हो यह आवश्यक नहीं। कारण यह है कि आगमन कुछ दृष्टांतों पर आधारित होता है। जब तक उस प्रकार के सारे दृष्टांत देख न लिए जाएं, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सार्वभौमिक सत्य है। उदाहरण, शरीर में सुई चुभोने से दर्द होता है, लेकिन शरीर में कुछ अंग ऐसे भी हैं जिनमें सुई चुभोने से दर्द नहीं होता, जैसे हाथों या पैरों के पके हुए नाखून। अब ये कह सकते हैं कि पैरों जो पके हुए नाखून है उसमें तो जीवन होता ही नहीं। ऐसा नहीं है, जो मसल्स उसमें जो खराब हो गए हैं वो उसमें मसल्स नहीं। इसके विपरीत निगमन से हम यह आधार वाक्यों से आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं और यह निष्कर्ष सभी दृष्टांतों पर लागू होते हैं, लेकिन निगमन के निष्कर्षों का वास्तविक होना आवश्यक नहीं है। यदि निगमन के आधार पर वाक्य कल्पनात्मक विषय से संबंधित हो तो निष्कर्ष भी कल्पनात्मक विषय से संबंधित होंगे। यदि आधार वाक्य सही हो तो निष्कर्ष भी सही होगा, और यदि आधार वाक्य गलत हो तो निष्कर्ष भी गलत होगा। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि क ख से बड़ा है, ख से ग से बड़ा है, तो क ग से बड़ा है, क्योंकि ये ख और ग दोनों में एक तुलनात्मक विवरण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। आगमन पद्धति के अंतर्गत तथ्यों का एक समुच्चय, जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ फैक्ट्स, एकत्रित किया जाता है और इनमें पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः विशेष से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, निष्कर्ष निकालना आगमन कहलाता है, जबकि इसकी उल्टी बात निगमन की परिभाषा बता दी जाती है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। तो आगमन और निगमन में यही अंतर है। आगमन में क्या है? फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशेष से सामान्य की ओर, और निगमन में क्या होता है? फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशेष की ओर। तो वैज्ञानिक पद्धति में निगमन व आगमन एक दूसरे के पूरक हैं। अनुसंधानकर्ता को संचित ज्ञान और अपनी सूझबूझ की सहायता से कुछ परिकल्पनाएं मिल जाती हैं और तथ्यों के साथ इनकी तुलना की जाती है। विरोधी दृष्टांत परिकल्पना को असत्य सिद्ध कर लेते हैं। जो परिकल्पनाएं असत्य सिद्ध नहीं होती, वे भी अधिकतर नए तथ्यों के आधार पर सुधर जाती हैं। साथ ही नए तथ्यों के आधार पर नई परिकल्पनाएं बनती हैं। यह आगमन द्वारा होता है। फिर नई परिकल्पनाओं की परीक्षा के लिए और तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार बार बार परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस से निगमन द्वारा निकाले वाले निष्कर्षों की तुलना की जाती है और निष्कर्षों में समानता होती है तो इन परिकल्पनाओं को स्वीकार कर लिया जाता है। तो इन परिकल्पनाओं के में आगमन और निगमन, इन पद्धतियों का
प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से जो है हम समाज शास्त्र में आगमन और निगमन पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गई कि कहीं पे कोई डाउट है? आगमन और निगमन को लेकर के कहीं पे किसी को डाउट हो तो उसमें आप बात कर सकते हैं। अब इसमें जो है, इसमें एक चीज और आती है, बचती है, आपका गुणात्मक और परिमाणात्मक अध्ययन। हालांकि ये गुणात्मक और परिमाणात्मक अध्ययन इसी से जुड़ा हुआ है, आपके इसी अध्ययन की इसी विधि से जुड़ा हुआ है। लेकिन सामाजिक शोध में इन दोनों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुणात्मक और परिमाणात्मक है क्या, इन चीजों को भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो गुणात्मक, जैसे अभी आपको मात्रात्मक परिमाणात्मक में हमने बहुत सारी विधियां बताई थी, आपको प्रश्नावली बताई थी, आपको साक्षात्कार अनुसूची बताई थी, नहीं बताई थी? आपको साक्षात्कार अनुसूची बताई, आपको साक्षात्कार प्रश्नावली विधि बताई, और इन विधियों के द्वारा किस तरह से आप तथ्यों का संकलन करते हैं, इन चीजों को भी आपने देखा और समझा। साक्षात्कार, जब हम साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करते हैं तो उसमें कई पद्धतियां एक साथ चलती हैं। जैसे हम अवलोकन भी कर रहे हैं, तथ्यों का संकलन भी कर रहे हैं, उत्तरदाताओं से इंटरव्यू भी कर रहे हैं। अगर हमें नहीं लगता है कि नहीं, ये अध्ययन या जो तथ्य कुछ गलत बता रहा है, तो हम उसको बदल भी सकते हैं, फिर से उसको सवाल कर सकते हैं। इनको भी जानना जरूरी होता है। तो साक्षात्कार में हमें यह सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हम तथ्यों की जो प्राप्त करते हैं वो बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। विश्वसनीय क्यों होते हैं? विश्वसनीय इसलिए होते हैं क्योंकि हम उत्तरदाता से जो तथ्य प्राप्त कर रहे हैं वो फेस टू फेस कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हम फेस टू फेस कर रहे हैं। हम उसके साथ मिल करके और तथ्यों का संकलन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक तथ्यों की संकलन करने की जो विधियां होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और इसीलिए जो है इनको ये माना जाता है कि जो हम जो प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए जो विधि अपनाएं, अवलोकन विधि अपनाएं या साक्षात्कार विधि अपनाएं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस कड़ी में हमें जो अंतिम चैप्टर है आपका यूनिट 5 में एक बताया गया है, गुणात्मक एवं गणनात्मक शोध क्या है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। ये तो आप जानते हैं कि प्रत्येक विषय की अपनी विषय वस्तु होती है, जिसका अध्ययन करने के लिए उस विषय में विशिष्ट पद्धतियां होती हैं, और इन्हीं विशिष्ट पद्धतियों के आधार पर एक विषय को दूसरे विषय से पृथक किया जाता है। तो समाज शास्त्र में भी विषय वस्तु का अध्ययन
कुछ विशिष्ट पद्धतियों की सहायता से किया जाता है। जो पद्धतियां संख्याओं एवं माप को महत्व देती हैं, उन्हें हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं या गणनात्मक शोध कहते हैं। इन पद्धतियों में सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख स्थान है। अवलोकन, सहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन को छोड़कर अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, ये गणनात्मक पद्धतियां ही मानी जाती हैं और इन पद्धतियों द्वारा सूचना संकलन करने के पश्चात सारणीयन किया जाता है और सारणीयन के बाद सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब इसके विपरीत जो गुणात्मक पद्धतियां हैं, गुणात्मक पद्धतियां केवल गुणों को महत्व देती हैं, संख्याओं को नहीं देती हैं। तो जब हमें किसी मनुष्य के व्यक्तित्व का अध्ययन करना है, मनुष्य के एटीट्यूड्स का अध्ययन करना है, तो वहां हम गणनात्मक पद्धति का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम गुणात्मक पद्धति का उपयोग करेंगे। इनमें अध्ययनरत इकाइयों का वर्णन मात्र किया जाता है, अर्थात उनका केवल विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार का शोध वर्तमान स्थिति की व्याख्या तथा विवेचना प्रस्तुत करता है। इसका संबंध उन स्थितियों, व्यवहारों या संबंधों से है जिनका अस्तित्व वर्तमान में है, अथवा उन दृष्टिकोणों या मनोवृत्तियों से है जिनका वर्तमान में प्रचलन है। सहभागी अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन, अंतर्वस्तु विश्लेषण, केस स्टडीज, ये गुणात्मक पद्धतियां मानी जाती हैं। जब हम केस स्टडीज करते हैं तो किसी व्यक्ति के जीवन के उन सारे पक्षों को हम लेते हैं जिनसे वो प्रभावित हुआ है या जिनसे लोग प्रभावित हुए। तो इन पद्धतियों के प्रयोग से स्पष्ट है कि शोध गुणात्मक या गणनात्मक किसी भी रूप में हो सकता है। वस्तुतः शोध का जो प्रमुख लक्ष्य वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर खोजना है। इसका उद्देश्य अध्ययनरत समस्या के अंदर छिपी यथार्थता का पता लगाना है या उस सब की खोज करना है जिसकी जानकारी समस्या के बारे में नहीं है। तो हम सामाजिक शोध में यही करते हैं कि जिसके अननोन टू नोन, जो अज्ञात है उसे हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि प्रत्येक शोध के अपने विशिष्ट लक्ष्य हो सकते हैं, तथापि इन्हें कुछ श्रेणियों में हम विभाजित करके समझ सकते हैं। तो गुणात्मक एवं गणनात्मक जो शोध होता है वो बहुत ही शोध के, सामाजिक शोध के दो भाग होते हैं। इन पर विस्तृत चर्चा हम कल आपसे करेंगे। आज यहीं तक, क्योंकि इसके बाद आपकी दूसरी क्लास होगी, तो यहीं इसको हम विराम देते हैं। गणनात्मक और गुणात्मक इन दोनों शोधों पर जो एक और जो सार्थकता है इनकी क्या चीजें हैं, वो हम कल आपसे बात करेंगे।